नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्यन आलीजाम नोट्स में मैं रामरेश मिश्र स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नागरिक शास्त्र के अंतर्गत संसद का भाग 1 का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और जो भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि संसद का गठन अनुच्छेद 79 के अनुसार हुआ है। भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसदीय शासन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का एकीकरण होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसीलिए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चिन्हित किया है जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है। ऑप्शन यहाँ ए है मनोनीत किया जाता है, बी चयनित किया जाता है, सी निर्वाचित किया जाता है, डी नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, चयनित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदनों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रश्न 2, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रश्न 3, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना हस्तलिखित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अनुच्छेद 94 ख लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से उपस्थित संसद सदस्यों में से होता है। प्रश्न 4, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। प्रश्न 5, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई की स्थिति में हो। परंतु अनुच्छेद 96(2) के तहत यह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। प्रश्न 6, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, जीवी मावलंकर। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। प्रश्न 7, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष पीएम शहीद थे। 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाला तथा अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सोमनाथ चटर्जी थे। 15वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष करिया मुंडा थे। यहाँ 17वीं लोकसभा इस समय चल रही है, जिसका निर्वाचन 2019 में हुआ था। अभी तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया जा सका है, अतः ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 8, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। अनुच्छेद 98 और निर्देशन 124 और 124 क में यह वर्णित है। प्रश्न नंबर 9, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त किसी का नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज हुंडिया निर्गत करके उधार द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय द्वारा दिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गत नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के प्रावधान में भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते समाविष्ट नहीं है। शेष तीनों विकल्पों का उल्लेख है, अतः यहाँ सही उत्तर बी होगा। प्रश्न नंबर 11, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, भारत की संसद। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। संचित निधि से निधि निकालने हेतु संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक है। प्रश्न 12, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है, जबकि विनियोग विधेयक में उक्त प्रावधान न हो तथा अनुच्छेद 115 एवं 116 के अधीन उपलब्ध अनुदानों को प्राप्त किया जा सकना संभव न हो। आकस्मिकता निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इससे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। प्रश्न 13, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी सही है, भारत की संचित निधि में। संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त सभी राजस्व भारत की संचित निधि में जमा होता है। प्रश्न 14,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति है। प्रश्न 15, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी सही है, लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। प्रश्न 16, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, 14 दिन तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। हम आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध तो शामिल है, परंतु जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 19, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी सही है, केवल विधानसभा में। राज्य में धन विधेयक मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198(1) के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। प्रश्न 20, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। संविधान के अनुच्छेद 207(1) के तहत अनुच्छेद 199(1) के भाग ए से एफ तक के प्रावधान वाला कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, आर्थिक कार्य विभाग। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न 22, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। अनुच्छेद 276(2) के तहत राज्य को व्यक्ति द्वारा वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम 2,500 रुपए प्रति वर्ष 60वें संविधान संशोधन 1988 से 250 रुपए के स्थान पर तक सीमित कर दी गई है। प्रश्न नंबर 23, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एवं गतिविधियों के साथ
राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न 24, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी सही है। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, कटौती प्रस्ताव। हम आपको बता दें कि निंदा प्रस्ताव सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं जो 3 प्रकार का होता है: प्रतीक कटौती, नीति कटौती एवं मितव्ययिता कटौती। स्थगन प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है। प्रश्न नंबर 26, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए सही है, स्पीकर। धन विधेयकों से इतर किसी विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में असहमत की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के 4 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, स्पीकर। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी है, लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न नंबर 29, संसद की संबंधित बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, लोकसभा के स्पीकर द्वारा। संसद की संबंधित बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताए गए वीडियो कैसे लग रहे हैं, इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमने आज आपको सवाल भी कुछ दिए हैं, उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। और यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, लाइक करें। और हमारा पहला आज का सवाल है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है। प्रश्न 2 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, शीघ्र ही मैं अगले वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।